मूर्तियों का जो कारोबार है करीब 60-65 वर्षों से चल रहा है। इसमें सीमेंट की मूर्ति, फाइबर की मूर्ति, मेटल की मूर्ति, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उस प्रकार की सारी मूर्तियां हम लोग तैयार करते हैं। महंगाई तो सही में बढ़ी हुई है। जो पेंट को हम लोग पहले 200 में खरीदते थे वो अभी 350 हो गई है। क्वालिटी के लिए हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो मूर्ति छोटी रहे या बड़ी रहे, कम पैसा दे, उससे मतलब नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं निकित मानव, स्वागत है आप सभी का मुखर मितान में। और आज कलाकार की कहानी में हम जानने वाले हैं ककोड़ी महाराष्ट्र के एक मूर्तिकार दीनू घाटा की कहानी। कैसे वे लगभग 25 वर्षों से इस मूर्ति बनाने का कार्य कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी और नवरात्र के वक्त में मूर्ति बनाने का कार्य वो किस तरह से करते हैं, सीधा हम सुनते हैं दीनू घाटा की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ककोड़ी हमारे गाँव में आए, हमारे मूर्तियों को देखने के लिए आए। मेरा नाम दीनू घाटा है और हमारा जो बैनर है भुवन आर्ट्स, जो बैनर है उसके नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा जो मूर्तियों का जो कारोबार है करीब 60-65 वर्षों से चल रहा है। ये हमारी पुश्तैनी काम है। जैसे यहाँ पे मेरे दादाजी थे श्री राम विलास जी घाटा, उनके समय से काम शुरू हुआ। उनके बाद मेरे पिताजी श्री कचूरलाल जी घाटा, और उनके बाद हम लोग, मेरे पापा के हम लोग 3 पुत्र हैं, भुवन लाल जी घाटा, पवन लाल जी घाटा और मैं दीनू घाटा। तो हम तीनों भाई मिलकर के गणेश जी की प्रतिमा बना रहे हैं। इसके बाद में माता जी की प्रतिमा बनाएंगे। इसके साथ जो बाकी के सीजन जो होते हैं उसमें सीमेंट की मूर्ति, फाइबर की मूर्ति, मेटल की मूर्ति, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उस प्रकार की सारी मूर्तियां हम लोग तैयार करते हैं। तो आपको कितना वर्ष हो गए मूर्ति बनाते स्वयं आप? जी मैं एक्चुअली क्या है कि जब से मैं 8वीं-9वीं क्लास में था तब से मुझे मूर्तियां बनाने का या फिर मिट्टी से खेलने का शौक तो था ही। तब से मिट्टियों से मेरा रुझान रहा है और उससे मैं काम धीरे धीरे करते गया और तभी से शुरू किया। लगभग कितने वर्ष हो गए आप? लगभग 20-25 साल कह सकते हैं जी। तो मेटल का मूर्ति बनाते हैं आप बोले? जी मेटल में अपन ब्रॉन्ज बनाते हैं, तांबा, पीतल, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी हम लोग कास्टिंग भी करते हैं और प्लेटिंग भी करते हैं, ये सभी काम करते हैं। तो पहले भी ये मिट्टी का मूर्ति के बारे में हम जान लेते हैं। अभी गणेश का सीजन आ रहा है। जी जी जी। तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, थोड़ा शॉर्ट में हमको बता दे दर्शक। जी सबसे पहले क्या होता है कि जो कस्टमर आता है वो उनका एक आइडिया रहता है, कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। कुछ लोग क्या है कि उनकी फोटोग्राफ्स लेके आते हैं, कुछ इमेजेस ड्राइंग लेके आते हैं, और कुछ लोग कुछ कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि हमको इस प्रकार की मूर्ति चाहिए। तो जो वो कॉन्सेप्ट देते हैं उसके हिसाब से हम लोग एक पहले नॉर्मल एक ड्राइंग बनाते हैं, और ड्रॉ को हम लोग एक, फिर ड्राइंग तो क्या है कि 2D फॉर्म है, अब 2D को हमको 3D में लेके आना है। क्योंकि ड्राइंग तो बहुत ईजी है, जैसे भी चाहिए हम उसको पेंसिल से घुमा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है मूर्ति की, मिट्टी की, तो वो काफ़ी टफ प्रोसेस हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि हम मिट्टी बनाए हैं, और मिट्टी के पहले क्या है कि हम ये जो लकड़ी का एक फ्रेम तैयार होता है, लकड़ी का फ्रेम तैयार हुआ है, उसमें हम लोग प्रपोर्शन ये लगाते हैं कि कहाँ पे फिगर आएगा, अगर वो बैठा हुआ है तो किस तरीके से बैठेगा, अगर खड़ा है तो कैसे खड़ा होगा। तो वो सब एक कच्चा एक प्रपोर्शन हम लोग लेते हैं और उसके हिसाब से लकड़ी का ढांचा तैयार करते हैं, है ना, जिसको फ्रेम बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग जो तनस होता है, तनस को पेरा बोलते हैं, हे बोलते हैं, है ना, तो उससे हम लोग एक रॉ एक फॉर्म तैयार करते हैं, जिससे उसमें कहाँ पे सिर होगा, कहाँ पे हाथ होगा, पैर होगा, जो कि प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, देखने में भी आड़ा तिरछा ना लगे, देखने में सही लगे, उस हिसाब से एक उसका एक नॉर्मल शेप तैयार करते हैं। और फिर पेरा से जब शेप तैयार हो जाता है उसमें मिट्टी लगाते हैं। फिर मिट्टी में भी 2-3 प्रकार की मिट्टी आती है, जैसे काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई। तो जो लाल मिट्टी से पहले एक लेप लगाते हैं, उसके बाद में लाल मिट्टी में ही हम लोग पेरा को छोटा छोटा काट करके जो भूसा बनता है, तो भूसे को मिक्स करके मिट्टी में इसके ऊपर फिर शेपिंग होता है। तो जैसे भी इसका पेट बनेगा, हाथ बनेगा, सब शेपिंग वर्क कंप्लीट होता है। फिर शेपिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद में इसमें काली मिट्टी से बोरे को भिगा करके बोरे का पूरा लेप लगाते हैं, जिससे ये होता है कि मिट्टी जो है क्रैक नहीं होती और उसको स्ट्रेंथ मिलता है। तो बोरा यूज करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि वो स्ट्रेंथ उसका बढ़ाना है। फिर उसके बाद में जैसे एक शेप आ गया, पूरा बोरा वोरा लग गया, फिर इसका डिटेलिंग वर्क स्टार्ट करते हैं। जैसे आइज बनाना हो गया, हैंड्स बनाने होंगे, फिंगर्स बनाने हो गए, लेग वगैरह हो गया ना, फुट वगैरह हो गया, ये सब प्योर मिट्टी से होता है, उसमें भूसा वाला मिट्टी नहीं रहता। तो नॉर्मल मिट्टी, फिर फाइन मिट्टी से ये सब हो गया। उसके बाद में पूरा कंप्लीट होने के बाद में इसको फिर वाइटिंग वगैरह, मतलब पेंटिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। जो क्रैक हुआ रहता है, क्रैक को फिल करते हैं वाल पुट्टी से। फिर एक बार क्ले जब वर्क कंप्लीट हो गया, फिर इसमें वाल पुट्टी से हम लोग इसके ऊपर 2-3 लेयर चढ़ता है, क्योंकि जब बोरा है वो बोरा को ढकने के लिए हमको उसको फाइन करना पड़ेगा। तो फाइन करने के लिए इसमें 2 या 3 लेयर का वाल पुट्टी लगता है।
वॉल पुट्टी लगता है, फिर उसको हम लोग एमरी पेपर से या सैंड पेपर बोलते हैं उसको, उससे उसको घिसते जाते हैं। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होता है उसको फिर बार बार घिसते, फिर से उसको वॉल पुट्टी लगाते हैं। फिर पुट्टी का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आता है काम आता है ऑर्नामेंट्स का, जो गहने दिख रहे हैं, जैसे मुकुट हो गया, ये इसका हार हो गया, सूंड में बाजूबंद हो गया, ये सब है ना, कंगन हो गया, पायल हो गया, ये सब होता है ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंट्स तैयार करने के लिए फिर अलग मिट्टी आती है, वो वाल पुट्टी का ही जो मिट्टी होता है, चाइना क्ले बोलते हैं उसको, उसमें फिर हम लोग कॉटन मिला करके उसको अच्छे से गूंथ करके वो वाला मिट्टी तैयार करते हैं। फिर उसमें पूरा जितने भी ऑर्नामेंट्स है, जैसे जैसे सजाना है वो सब उसमें सजाने का काम कंप्लीट होता है। उसके बाद में इसमें प्रोसेस होता है, पेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि फर्स्ट प्रोसेस होता है डिस्टेम्पर लगाते हैं। डिस्टेम्पर में पूरा वाइट हो जाता है, मतलब कहीं भी मिट्टी नहीं दिखना चाहिए, हमारा एक मोटो रहता है, सभी को कलर करना है। फिर जो भी स्किन कलर हमको देना है, डिस्टेम्पर हो गया, उसके बाद में स्किन कलर आता है। किसी को ह्यूमन लाइक स्किन कलर चाहिए, किसी को कुछ ब्लैकिश चाहिए, किसी को गोल्डन चाहिए, तो अलग अलग कलर जैसे जैसे अपने को पसंद है या जैसा डिमांड है उसके हिसाब से कलर्स का प्रोसेस उसमें आगे बढ़ते जाता है। फिर जैसे कलर का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले अपन एक स्किन कलर मार दिए। अब हर इंसान के अंदर या हर स्कल्पचर में जब हम किसी को देखते हैं तो एक हाईलाइट पार्ट, एक होता है शेडो पार्ट। तो जैसे हमने स्किन कलर मार दिया है, उसके बाद में उसको शेडो बनाते हैं, जैसे आप अभी वीडियो में देखे, तो वो एक शेडो होता है। उसके बाद में ये जैसा इसका बेस कलर हो गया, अब बेस कलर के बाद में इसमें शेडो आएगा, फिर शेडो होगा, फिर कंप्लीट होगा, उसके बाद में आँख वगैरह बनेंगे, उसके बाद में गोल्डन होगा, जो भी ऑर्नामेंट्स है वो गोल्डन होगा, सिल्वर होगा, इस पर जितना हो सके वो डेकोरेट होगा, उसके हिसाब से कलरिंग करते हैं उसको जी। और वो शाइनिंग जो हमने देखा अभी घर अंदर में जी, वो कैसे होता है? शाइनिंग एक्चुअली क्या है कि शाइनिंग डालने के हम लोग दो प्रकार इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है ऑयल बेस्ड पेंट, उसमें ऑयल बेस्ड पेंट है, उसमें शाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। और एक होता है वाटर बेस्ड पेंट। तो वाटर बेस्ड पेंट क्या होता है कि शाइन नहीं कर पाता, तो उसको शाइन करने के लिए हम लोग उसमें व्हाइट पर्ल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे वो शाइन करता है जी। और वो साइन भी आप ऑर्डर पे करते हैं कि हर मूर्ति में रहता है? नहीं, हर मूर्ति में नहीं रहता। अब कुछ कुछ लोग आते हैं जो एकदम सादा पसंद करते हैं, नॉर्मल पसंद करते हैं, उनको इन बड़े मूर्ति में हम देख रहे हैं कि इसमें साइन थोड़ा कम है। हाँ। क्योंकि बड़ी मूर्ति को अगर हम ज्यादा साइन करेंगे तो वो देखने में भी थोड़ा सा अननेचुरल लगेगा जी। तो छोटी मूर्ति क्या है, छोटी रहती है, इसलिए उसको सभी मूर्तियाँ 11 दिन 11 दिन जी बाद विसर्जित हो जाती है। जी तो जी। जब इसे पानी में विसर्जित किया जाता है तो उस टाइम वो उसके घुलने उलने में मतलब इसको मैक्सिमम घुलने में 4 से 5 घंटा लगता है और घुल जाता है। कि प्योर मिट्टी का बना हुआ है, हाँ। ना ही हम लोग कोई प्लास्टर इस्तेमाल करते हैं, ना ही कोई प्लास्टिक मटेरियल्स यूज करते हैं, हाँ। प्योर क्ले का ही होता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं होता, सारे नेचुरल पिगमेंट्स ही है इसमें, नेचुरल चीजें ही है, क्योंकि वुड तो नेचुरल है, पेड़ा नेचुरल है, पेंट्स भी नेचुरल ही है मेटल का आप बता रहे थे जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेटल एक्चुअली क्या है कि वो अलग ही एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया। हाँ। तो उसके लिए क्या है, लंबा प्रोसेस होता है उसका। अच्छा। तो मेटल की मूर्ति जैसे बनानी है शॉर्ट में बता दीजिए जी। तो मेटल की मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले वैक्स से मूर्ति बनता है, वैक्स को बोलते हैं मोम बोलते हैं। मोम से एक मूर्ति बन जाता है, फिर उसका साँचा लेते हैं। अच्छा। साँचा लेने के बाद में उसको फिर पीओपी से कवर करते हैं, प्लास्टर से। फिर उसको मोम जो है उसको गर्म करके पूरा पिघला देते हैं। तो मोम जब पिघल गया तो वो जगह खाली हो जाता है। फिर उसमें क्या है कि जो हम मेटल है, जो भी मेटल है, ब्रॉन्ज, पीतल, कांसा, जो भी है, उसको गर्म कर करके उसमें पोर कर देते हैं। तो वो जो फिलअप, जो ब्लैंक स्पेस है, उसमें जाके वो घुस जाता है। फिर वो पीओपी का जो मोल्ड है उसको तोड़ देते हैं, उससे क्या है कि मेटल कास्टिंग हो जाता है। और ये किस ओकेजन में बनते हैं, मेटल का या ब्रॉन्ज का? जैसे कि चौराहों में, चौरस्तों में जो मूर्तियां बनती है, जैसे गांधी जी की जी जी, जिसको 500 साल 1000 साल तक कोई देखना ना पड़े, या घर में भी कोई कोई शौकिया लोग जो मंदिर स्थापित करते हैं उसमें भी रखते हैं, जैसे माता की मूर्ति हो गई, गणेश जी की मूर्ति हो गई। तो वो बहुत कम होता है क्योंकि उसका थोड़ा बजट भी महंगा हो जाता है, राइट। और ये जितनी मूर्ति है सब आप ही लोग मतलब अपने हाथों से बनाते जी जी बिल्कुल। हमारा जो परिवार है, घाटा परिवार, और वही मैंने बोला जिसमें हम लोग 3 भाई हैं, भुवन घाटा, पवन घाटा और मैं, और हमारे साथ में करीब करीब 4-5 और वर्कर रहते हैं। तो उन सबके सहयोग से काम चलता है। वो जो वर्कर लोग हैं वो यहाँ आके सीखे कि पहले से उनको? स्टार्टिंग तो क्या है कि यहीं से सीखे हैं एक्चुअली। तो स्टार्टिंग में उनको छोटा छोटा काम दिया जाता है, जो कि ज़्यादा कठिनाई, जिसमें कठिनाई ना हो, है ना, जो इजी टू वर्क है उस टाइप का काम देता है। फिर धीरे धीरे वो ट्रेंड होते जाते हैं, फिर उनको थोड़ा सा काम में आगे लेके जाते हैं, इस टाइप से काम होता है। आप साल का कितना मूर्ति बनाते हैं? साल में जो गणेश जी की जो बड़ी प्रतिमा बनती है, मतलब लाइक स्टार्टिंग होता है 4 फीट से, तो 4 से 8 फीट तक की जो मूर्तियाँ होती है गणेश जी की, वो बनती है 30 to 35 बनता है। और छोटी मूर्तियाँ जो है मिट्टी वाली, प्योर मिट्टी वाली,
वो करीब करीब 200 मूर्तियाँ बनती है गणेश जी की। जो अंदर में देखे। जी राइट। और माता जी के सीजन में सरस्वती माता करीब करीब 30-35 बनता है और दुर्गा जी बनता है 25। बड़ी मूर्ति अक्सर ऑर्डर पे ही बनती होंगी। राइट जी, क्योंकि वो उसको संभाल के रखने में भी दिक्कत होता है ना, हाँ। क्योंकि अगर हम बना दिए तो फिर उसको संभालने में भी दिक्कत होती है। छोटी मूर्ति आप अपने हिसाब से। जी जी जी। और ये हर साल बढ़ते जाते हैं इसका क्रम की। अब जैसे कि लास्ट ईयर क्या था, कोरोना का थोड़ा सा महामारी चल रहा था, तो उस टाइम में तो कम ही जी रहा जी होगा। उसमें कमी था। पिछले 2 साल के कंपैरिजन में इस साल काफी मूर्ति बढ़ी है। जैसे बड़ी मूर्ति पिछले बार हम लोग सिर्फ 20 पीसेस बनाए थे, हाँ। इस बार 35 हुआ है, हाँ। तो उसमें तो बड़ा है। छोटी मूर्तियां आप बनाते हैं और उनका ऑर्डर नहीं आता, कुछ जी। मूर्तियां बच जाती हैं, तो जी। उनका क्या करते हैं फिर आप? उनको अच्छे से पैकअप करके स्टोर करके रखते हैं, फिर वो नेक्स्ट सब काम आ जी जाते हैं। जी, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा बहुत अगर कलर में कहीं प्रॉब्लम होता है तो उसको रिपेयर करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि बड़ी मूर्ति अभी बच गई हो एक साल? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है अभी। निकल जाती है। निकल जाती है, और ऑलरेडी हमारे पास मूर्तियाँ जो है हमेशा शॉर्ट होती है। अच्छा। जैसे अभी लास्ट 1 हफ्ते से ही हमारे पास बड़ी मूर्ति शॉर्ट जा रही है, हाँ। तो करीब करीब अगर और 10-15 मूर्ति और बड़ी रहती तो वो भी निकल जाती है। राइट। तो एक 4 फीट की मूर्ति बड़ी बनाने में आपको कितना समय, कितना दिन लगता है, कुछ है उसका अंदाजा? एक्चुअली ऐसा होता है कि हम लोग एक साथ 4-5 मूर्ति स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ। लेकिन अगर एक ही स्टार्ट करें तो नॉर्मली 7 डेज लग जाएंगे एक मूर्ति को। राइट। तो जैसे अब गणेश चतुर्थी है 31 को, तो जी। आपने इसको कब स्टार्ट किया होगा बनाना? ये जून में स्टार्ट हो गया था। अच्छा। जून के महीने में स्टार्ट हो गया था। तो बारिश वगैरह के समय में दिक्कत आती है आपको? हाँ, बारिश में तो दिक्कत आती है, ऊपर से पंडाल को संभालो और बारिश कहीं टपक रहा है, पानी में गिर रहा है, तो वो सब थोड़ा दिक्कत होता है। सूखने में भी थोड़ी। हाँ, सूखने में अब सूखने के लिए तो खैर अलग अलग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गैस हो गया या कोयला हो गया। जब मानो कोई मूर्ति अगर नहीं सूख पा रही है हाँ। तो उसको थोड़ा सा आर्टिफिशियली उसको गर्म करके सुखाते हैं। जी। अभी आप लगभग पूरी मूर्तियां आपके पास बन चुकी हैं जितनी बननी थी, जी, है ना? बन भी चुकी है और सारे ऑर्डर की है, मान लीजिए। हाँ, अब नया भी स्टार्ट करने में टाइम हो जाएगा। अभी अगर स्टार्ट करेंगे तो सूखेगा नहीं वो, फिर हाँ, जी। मतलब वो ओकेजन के तक काम नहीं आएगा। नहीं आ पाएगा वो। अच्छा। और जैसे ही ये गणेश जी का काम खत्म होगा, हाँ। मतलब यहाँ से लेके चले जाएंगे, हाँ। पंडाल खाली हो जाएगा, फिर माता जी का काम शुरू करेंगे। जी। उसके लिए लेकिन आपको कम समय मिलता है? उसमें सिर्फ हमको 20 डेज मिलता है, इसके लिए हमको 2 या 3 महीने मिल जाता है। हाँ। उसमें काम ज्यादा भी रहता है और समय कम मिलता है। अच्छा। जी। तो उसमें क्या है कि हमको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग 6 आवर काम कर रहे हैं, तो उसमें 10 घंटा या 12 घंटा या रात में भी 2-3 घंटा और उस हिसाब से काम करते हैं उसको। और आपके पास मतलब इस ककोरी में कहाँ से, कितने दूर से लोग आते हैं या ऑर्डर देते हैं? जी, हमारे जैसे कि हम लोग तो महाराष्ट्र में बसे हुए हैं, तो हमारे यहाँ 4-5 राज्य से राज्य नहीं, 2 राज्य से मूर्तियाँ जाती है और 4-5 जिले से जिलों तक मूर्तियाँ जाती है। जैसे छत्तीसगढ़ में बात करें तो चिचोला तक जाती है, इधर पाथरी तक जाती है, छुरिया, और ये सब तो जाती है। और महाराष्ट्र में हम लोग गढ़चिरौली तक भेजते हैं, कोटरा जाता है, साकोली जाता है, नवेगांव बांध, देवरी, गोंदिया, ये सारे जगहों पे जाती है। ऑर्डर रहता है यहाँ से, जी, है ना? और लोकल में जो आते हैं वो तो अलग ही जाते लोकल में तो जाते ही है हैं ना? जी। छोटी मूर्तियाँ तो जाती हैं। जैसे कि अब 2 साल कोरोना भी रहा, और ये कोरोना के बाद प्रॉपर तरीके से कहा जाए तो एक नया गणेश चतुर्थी है ना? जी जी थोड़ा जी सा दिक्कत था जी। तो, और महंगाई को भी देखें, आपको जो कॉस्टिंग पड़ती है उसमें क्या बदलाव आया है पहले के मुकाबले? जो कोरोना के पहले था, फिर कोरोना के बीच में एकदम से ठप हुआ आपका, है ना, काम? जी। और अभी तो क्या आप देख रहे हैं, कैसे इसकी महंगाई बढ़ी है, कॉस्ट क्या हुई है? महंगाई तो सही में बढ़ी हुई है। जो पेंट को हम लोग पहले 200 में खरीदते थे, वो अभी 350 हो गई है। अच्छा। जी, तो उसके हिसाब से थोड़ा मूर्तियों में भी थोड़ा हल्का महंगा हुआ है। हाँ। लेकिन क्या है कि हम ऑलरेडी थोड़े से रूरल टाइप जगह में आते हैं। हाँ। लोग और जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोरी है, थोड़ा गरीब प्रदेश टाइप का बोल सकते हैं ना अपना इलाका, तो उस हिसाब से ज़्यादा रेट मिलता नहीं है। लेकिन हम लोग का एक्चुअली उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। जी। इतनी सारी मूर्तियाँ बनाना, उनको अच्छे से बनाना, इट इज आल्सो सर्विस। एक्चुअली ये सेवा ही है ना। अपनी कला को भी जी। लोगों तक आपको जो आता है वो पहुंचा पा रहे हैं। राइट। और सबसे पहली बात तो ये सेवा ही है, बिना सेवा के इतनी सारी मूर्तियाँ बनाना और कम रेट में देना तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हर घर में मूर्ति जाए और उनको बहुत अच्छे से लोग पूजा करें। जैसे आपसे कोई ऑर्डर करता है तो उसी टाइम आप, मतलब पैसे की बात होती है कि आराम से बाद में भी उसको करा जाता है? नहीं, जब ऑर्डर के लिए कोई भी कस्टमर आता है तो उसी समय में बात होता है कि उनका बजट क्या है। मतलब पार्टी के हिसाब से बजट भी होता है। अब जैसे कोई बड़ी पार्टी है जिसका सार्वजनिक मंडल बड़ा है, तो उनका बजट ज्यादा रहता है, वो लोग 21,000 या 30,000 की मूर्ति लेके जाते हैं। लेकिन गांव में जैसे कोई छोटे मोटे मंडल है तो उनका बजट 4,000 5,000 है, तो उसके हिसाब से मूर्ति बनती है। अच्छा। तो बजट के ऊपर ही मूर्ति बनती है।
तो वो उस हिसाब से आप उसमें भी एडजस्ट करते होंगे। जैसे बजट कम रहता है तो आप अपनी तरफ से कुछ चीजें बताते होंगे कि ऐसा कम हो जाएगा, जी, या हाइट जी। कम, कुछ भी उसका सॉल्यूशन बताते होंगे। मतलब बजट कम है तो सिर्फ हाइट कम होता है, लेकिन जो मूर्ति की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, हाँ। वो तो बिल्कुल कम नहीं करते हम लोग। वो उससे आप मूर्ति compromise नहीं करते। राइट राइट, क्वालिटी के लिए हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो मूर्ति छोटी रहे या बड़ी रहे या कम पैसा दे, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि टैग तो हमारा ही है, भुवन आर्ट्स का टैग है ना। अच्छा। वो किसी ने 5,000 रुपये कम दिया, 2,000 रुपये कम दिया, दैट डजंट मैटर। फाइनली तो काम का आउटलुक ही काम मतलब आता है ना। मानो अगर कोई बोल रहा है कहाँ से आई है मूर्ति, तो भुवन आर्ट्स से आई है, तो वहाँ की मूर्ति का एक ट्रेडमार्क है, क्वालिटी में वहाँ कोई की compromise नहीं राइट, करना। तो वो हमको कंटिन्यू करना ही पड़ता है। एंड में ये पूछूंगा कि मजा आ रहा है आपको इस काम को करते 25 जी वर्ष? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इसको बिल्कुल सेवा के तरह ही लेते हैं और हमको मजा भी आता है। एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, ये बहुत चैलेंज है, क्योंकि 31 तारीख तक ही हमको मूर्ति देना है ना। ऐसा भी नहीं कि हम भाई आप परसों मतलब 32 को आ जाओ या 1 को आ जाओ, 2 को आ जाओ, ऐसा नहीं है। हाँ। हमको तो पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ करना है, और भगवान की कृपा है कि सब समय तक हो जाता है। और बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। शुरुआत से जब से मिट्टी पकड़ते हैं तब से पेंटिंग तक का जो सफर रहता है, बहुत ही चैलेंजिंग रहता है और सीखने योग्य रहता है। हर समय हम लोग सीखते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। तो कुल मिला के इट्स फन, मजा आता है। और आप सिखाते भी हैं क्या किसी को, जैसे आप? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगर कोई इच्छुक है, कोई आके सीखना चाहता है, तो हम बिल्कुल उसको सिखाते हैं। मतलब मन में ऐसा नहीं रहता कि ये सीख के हमारे धंधे को तो- हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं रहता। हम मतलब मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इच्छुक है, कोई सीखने के लिए इच्छुक है, तो दे आर वेलकम, यस दे आर ऑलवेज वेलकम। आपका जी वर्ष तो निकल गया है, आने वाले वर्ष में आप चाहें तो भुवन आर्ट्स से भी गणेश की मूर्ति ऑर्डर करवा सकते हैं। तो हम जी। इसका नंबर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। जी, और बिल्कुल सिर्फ गणेश की मूर्ति नहीं, इसके अलावा आप अलग अलग मेटल की मूर्ति, जी, ब्रॉन्ज की मूर्ति, फाइबर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, सारे प्रकार की मूर्तियाँ, सारे माध्यमों की मूर्तियाँ बनाते हैं हम लोग। कांटेक्ट करके इनसे पूछ सकते हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अब ये हो गया गणेश चतुर्थी, हो गया, फिर दुर्गा नवरात्रि माता आएगा की- जी, हाँ, उसके नवरात्रि। बाद सीजन जो होता है खत्म, उसके जी। बाद आप क्या क्या रहते हैं? अ, उसके बाद क्या रहता है कि हम लोग का सीमेंट का काम चलता है। जैसे स्टेचूज वर्क होते हैं, जैसे बिरसा मुंडा हो गया, अंबेडकर हो गया, बुद्ध की प्रतिमा हो गई, हाँ। और मंदिरों में कुछ सीमेंट की मूर्तियां लगती है। जी। जैसे शिव जी हो गया, राधे कृष्ण हो गया। मतलब अलग अलग भक्तों के हिसाब से सीमेंट की मूर्तियां तैयार करते हैं हम लोग बाकी सीजन में। मतलब खाली नहीं रहते आप, है ना? जी, खाली तो नहीं रहते, मूर्तियों का काम जो है साल भर ही चलते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। जी जी, धन्यवाद। इस समय में, और आशा करता हूँ आप ऐसे ही सेवा करते रहें और अच्छा आप लोगों तक अपनी मूर्तियों, अपनी कला को पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, समय देने थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये थी दीनू घाटा ककोड़ी महाराष्ट्र के एक मूर्तिकार की कहानी, जिन्होंने अपना सफ़र हमको सुनाया और किस तरह से मूर्ति बनाते हैं। मेटल से भी और ब्रॉन्ज से भी मूर्ति बनाने का कार्य वे करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको क्या सीखने को मिला, आप भी हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। आप अगर संपर्क करना चाहते हैं दीनू घाटा जी से, तो हम उनका संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप भी उनसे संपर्क कर पाएं। तो धन्यवाद साथियों वीडियो पूरा देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे एक रोचक कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए हम आप सभी से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद आप सभी का।